अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो शुरू करते हैं डार्क लव सागा बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 15 सीज़न 3। आहान के दिल बेचैन सा था। उसे लगा था वो समझ जाएगी कि वो गुस्से में बोल गया है, मगर अपने कमरे से बाहर ना निकलकर उसने उसे बेचैन कर दिया था। आहान ने झटके से एक ज़रब लगाकर टेबल को गिराया था। टेबल टेबल गिरकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सियां उसकी ज़रब लगने से ज़मीन बोझ हो गई थी। जबकि बाहर रवाहा, जो उसी की तलाश में आई थी, अपने साहबजादे के करतूत देखकर लाउंज की दहलीज से उछली थी। उफ, हरी भला, इसे क्या हुआ है। अब मजाल है कोई एक औलाद मुझ पर गई हो, सिवाय दिया के ये दोनों आफतें अपने बाप पर चली गई है। मजाल है कोई एक हरकत माँ से अडॉप्ट की हो इन्होंने। इसको देख लो, बाप की तरह ग्रीन मॉन्स्टर बना रहता है। वो झिंझिलाती उसके पास चली आई, जो सर हाथों में गिराकर बैठा था। तभी कंधे पर बहुत नरमी से हाथ रखकर उसे पुकारा, आहान। कंधे पर एक मेहरबान सा लम्स महसूस करके सर उठाया। सामने अपनी जन्नत को खड़ा देख गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला अगर इस दुनिया में कोई चेहरा था तो वो उसकी माँ का ही था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। वो माँ को देखकर उसके पहलू में मुंह छुपा गया। क्या हुआ मेरी हरी बला को। रवाहा ने शरारत से उसे छेड़ा और उसके घने बालों में हाथ फेरा था। मम्मा आप भी यार प्लीज। ओके, हरी बला नहीं तो सब्ज राक्षस बोल दूं। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई थी, क्योंकि जानती थी उसकी लाडली और अनोखी बहू उसे सब्ज राक्षसी बुलाया करती है। वो माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेहद बौखला कर पीछे हटा और माँ को देखा, जो चेहरे पर मेहरबान मगर शरीर से मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अबे उनका क्या कसूर था। बेचारी बेजान कुर्सियाँ, इन्हें क्यों गिरा दिया। रवाहा ने उसका ध्यान बटाना चाहा। कुछ नहीं मम्मा, बस वैसे ही कुछ केस है जिनकी टेंशन है मुझे। उसने सफ़ेद झूठ बोलते ही माँ को टालना चाहा। चल हट बदमाश, झूठ मत बोल। बताओ क्या हुआ मेरे प्रिंस को। वो उसके बाल बिखेरते हुई पूछने लगी, जबकि गुस्सा तो शदीद था, जो वो सावरी को यूं धमका रहा था। रवाहा को उसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद ना आया। ये उसकी परवरिश ना थी। पता नहीं, वो अपनी ही अजीब कैफियत से परेशान था। आहान, मैं तो बेस्ट फ्रेंड हूँ ना तुम्हारी। बताओ क्या हुआ है। और तुम जानते ही हो मुझे कि हमेशा तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी आंखों से पढ़ लेती हूँ। अब बताओ। आपकी पागल बहू ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है मम्मा। मैं पागल हो जाऊंगा या वो पागल कर देगी मुझे। वो दांत पीस कर बोला, बकवास बंद करो अपनी आहान। माहिर खान, माहिर की रूह या शेरनी बेदार हुई थी, शायद तभी अपने प्रिंस पर चिल्लाई। मम्मा। आहान ने बेयकीनी से माँ को देखा, जबकि रवाहा उसे तेज नजरों से घूर रही थी। वो माँ के अदब में निगाहें झुका गया। बेशक ये सब से अलग हुसीले भड़कते शोलों से जल्लाद बने फिरते थे, मगर अपनी माँ बाप की तरबियत और उनका एहतराम सबसे अव्वल तरीन दर्जे पर रखते थे। मजाल है उनमें से कोई भी माँ बाप के आगे एक लफ्ज़ भी बोल जाए। मम्मा प्लीज़ यार, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे वक्त दे। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सलूक करने की। तुम मुझे बताओ, उसे अलहदगी की धमकियाँ देते हुए तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं लड़खड़ाई। और अब ये सलूक की धमकियाँ, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। आहान माहिर खान, तुम उसे मारोगे इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मम्मा। आहान ने बेयकीनी से माँ को देखा, जिन्होंने कल की आई हुई अपनी उस नकचड़ी बहू के लिए बेटे को साइड पर ही लगा दिया था। वो जेलसी में जल भुनकर कबाब हो गया। मम्मा, क्या आप उस कल की आई लड़की के लिए। आहान। आहान के सारे अल्फाज मुंह में रह गए जब दोबारा रवाहा दहाड़ी। कल की आई लड़की, हाँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि कल की आई वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। क्यों उसके जाने से अंगारों पर लौट गए थे। क्यों इतनी तकलीफ हुई थी तुम्हें। रवाहा के सवालात पर वो चिल सा हो गया। पागल आदमी, मोहब्बत में मोहब्बत की तकलीफ देने से तुम्हें राहत क्यों मिल रही है। फिर उसे अकेला कमरे में बंद करके क्या मिल रहा है। मैंने उसे जस्ट वाइट पैलेस की दहलीज पार करने से रोका है। कमरे तक महदूद रहने की को नहीं कहा। झूठ नहीं बोलो आहान माहिर खान, ये तुम्हारे मुंह के अल्फाज है कि उस कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। रवाहा ने फिर उसे डपटा। आहान ने फटी फटी आंखों से माँ को देखा। ये भी अपने जल्लाद की जालिम जल्लादनी ही है। वो महज सोच ही सका। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब मर्जी से दोनों का निकाह हुआ है, मोहब्बत करते हो, तो ये सब क्या तमाशा है।
मम्मा, वो मेरे कहने के मना करने के बावजूद अपने उस कुत्ते दादा के साथ इस दहलीज को पार करके मेरी मोहब्बत के, मेरे मान पर, जो मुझे उस पर था, मेरे एतमाद पर तमाचा मार कर गई। बहुत गलत किया मम्मा उसने, वो सर्द लहजे में बोला। रवाहा ने उसे बाजू से थामकर अपनी जानिब घुमाया और उसकी जानिब देखा। आहान, अगर तुम उसे उसके माँ बाप से दूर करोगे तो बहुत बड़ा जुल्म करोगे। तुम्हें कोई हक नहीं उसे उसके माँ बाप से दूर कर दो। वो ऐसे घर में पैदा हुई, उसमें उसका क्या कसूर है? वो बेकसूर है। और बताओ, इस सब में उसकी माँ का क्या कसूर है? मम्मा, मैंने उसे किसी से मिलने से नहीं रोका था। जल्दी अबदीर मैं उसे उसकी माँ बाप से मिलवा देता, मगर वो हशमत राव, उसे जानती है ना आप, वो जलील इंसान जो ऐसी अपनी पोती जैसी हजार लड़कियों को अपनी पांव तले रौंद चुका है, कई मासूम बच्चियों की जान ले चुका है। मैं उस पर एक सेकंड का भी एतबार नहीं करना चाहता, तो कैसे इसे असावरी सौंप देता? और मेरा डर मेरे सामने आ भी गया। वो जलील शख्स मेरी बीवी का निकाह करवाने वाला था किसी से, आहान माहिर खान की बीवी का। वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था। उम्र भर खड़ी हुई ये सुनकर कांप उठी बोल रहा था ऊपर खड़ी हुई ये सुनकर काँप उठी थी। आंखों में फौरन से नमी आई थी। जो उसके आइडियल थे, जो उसका मान थे, जो उसका गुरूर थे, आज उनकी सच्चाई जानकर वो अंदर से रेजा रेजा हुई थी। अपनों की हकीकत से अंदर से तोड़ा अपनों की हकीकत ने अंदर से तोड़ा था। वो इतने साल एक धोखे की जिंदगी जी रही थी, मगर उसे अगर किसी ने जिंदा रखा था, जिसने उसका मान, इज्जत और गुरूर कायम रखा था, वो था नीचे बैठा शख्स। चलो, जो भी हुआ आहान, उसे भूलने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी सगी बहन की मिसाल तुम्हारे सामने है कि जो उसे सिखाया गया, जो उसके दिमाग में भरा गया, वो उसे वही सच लगा। असावरी ने तो फिर कई बरसों अपनों के बीच गुजारे, अपने खानदान के बीच। ये सब उसे भी नहीं मालूम था। तो अगर दिया कसूरवार नहीं, तो असावरी भी नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तुमने खाना नहीं खाया तो देखने चली आई। अब जल्दी से अंदर आकर खाना खा लो। रवाहा बोलकर रुकी नहीं, बल्कि अंदर चली गई, जबकि असावरी, जो बालकनी से सारा मंजर देख रही थी, वो बोझल कदमों के साथ अंदर चली गई। आहान अब सुकून का सांस खारिज करता अंदर की जानिब चला गया था। दूसरी तरफ सुबह मुअज्जा की जल्द आँख खुल गई। वो जानलेवा अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। अंगड़ाई लेते बाजू फजा में थम से गए। उसे याद आया, कल रात वो सोफे पर ही सो गई थी, फिर यहाँ अपने कमरे में बेड पर कैसे आई? इससे आगे सोचते उसे झरझरी सी आई थी। तभी सर झटक कर उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो अपार्टमेंट में कोई नहीं था। वो शायद जा चुका था। मुअज्जा ने बेइख्तियार ही इधर उधर देखा, बेजार सी शक्ल बनाई। ब्रेकफास्ट अब ब्रेकफास्ट कौन बनाए और कौन खाए, इसीलिए वापस अपने कमरे में जाने वाली थी, जब किचन में से अलार्म की आवाज़ आई। मुतजस्सिस होकर किचन में गई तो वो डाइनिंग टेबल पर रखा अलार्म था, जिसे उसके क्लास में जाने के वक्त से थोड़ी देर पहले का सेट किया गया था। टेबल पर गरम गरम ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार था। मौजा हैरान हुई थी। वो शायद अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला था। उसने अब खामोशी से ब्रेकफास्ट किया और वापस कमरे में आई। सोच की सुई बस एक जगह ही अटकी हुई थी। वो तैयार होकर जल्दी से क्लास के लिए निकली। क्लास में पहुंचकर मिस फरियाल को मॉर्निंग विश किया। टेस्ट हुआ। एक अनोखी ही बात हुई थी कि आज टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स उसी के थे, और मिस फरियाल की तारीफ से मौजा के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो इस कदर खुश थी कि खुशी की इंतहा ही नहीं थी। क्लास खत्म हुई तो वो मिस फरियाल के साथ ही बाहर निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा टेस्ट दोगी, मिस फरियाल ने मुस्कुराकर कहा। मुझे खुद भी नहीं थी, वो मुस्कुराकर बोली। तो आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी अच्छी तैयारी कर ली तुमने? मिस फरियाल ने जानबूझकर पूछा था। किसी ने तैयारी करवाई थी मैम, वो उनके पीछे चलती बता रही थी। तब तो तुम्हें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उनकी जान ही नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो आइंदा भी ऐसे ही तुम्हें इतने बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। मिस फरियाल ने उसे नादर मशवरे से नवाजा। जी मिस। बस फरियाल एंजल वार्ड की जानिब मुड़ गई। जजा ट्रस्ट के हॉल में खड़ी कुछ सोचने लगी। हाँ, ये तो उसने सोचा ही नहीं। उसकी गर्दन अकड़ गई। वो उस पर तो बड़ा रौब जमा कर कहा जा सकता था कि मुअज्जा को उसी से पढ़ना है। कुछ सोचते कदम खुद ब खुद एक रास्ते की जानिब गामजन हो गए।
बहुत बड़े से ब्लैक रूम के बाहर वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले ग्लास वॉल की इस पार खड़ा, ग्लास वॉल के उस पार उस छोटी सी बच्ची को देख रहा था जिसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था। वो लैपटॉप में कुछ देख रही थी। फिर अमन वहां से निकलकर अपने कैबिन तक आया था और इस वक्त यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। अमन ने अपना मोबाइल फ़ोन पॉकेट से निकाल कर उसमें एक मंजर देखा। वो मंजर देख उसे सुकून मिला था। अली वजीर मेंशन में एक करबला बर्पा थी। अली वजीर फूट फूट कर रो रहा था। पुलिस उस घर का चप्पा चप्पा छान चुकी थी मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। अभी अभी पुलिस वहां से निकली थी और अमन को इसी बात का इंतजार था। तब उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अली वजीर के नंबर पर एक वीडियो कॉल की थी। वो जो झुके कंधे लिए फूट फूट कर रो रहा था अपने फ़ोन पर एक अननोन नंबर देख बुरी तरह चौंका। ये कॉल किडनैपर की भी हो सकती थी। तभी जल्दी से यस कर ली। कैमरा ऑन हुआ मगर सामने अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। कौन है? मोना तुम्हारे पास है ना? जल्दी बताओ मुझे, कौन हो तुम? अली वजीर चिल्लाया। अमन आर्यान पाशा, याद है अली वजीर, तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट, जिसके आइडियल टीचर थे तुम। अमन की भारी सरसराती आवाज़ फ़ोन में से सामने वाले को सुनाई दी तो अली वजीर को यूं लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। वो कई लम्हों तक कुछ बोल नहीं पाया था, ना ही कुछ बोलने के काबिल था। अच्छा, मोबाइल स्क्रीन पर देखो, अमन ने कहा तो अली वजीर ने कांपते हुए मोबाइल की जानिब देखा। अमन ने स्क्रीन को ब्लैक रूम से अटैच किया था जहां अली वजीर की लाडली पोती उसके जिगर का टुकड़ा लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ थी। कैमरे में लैपटॉप की पुश्त पर सिर्फ एप्पल का साइन नजर आ रहा था और उनकी पोती का खौफजदा सुर्ख चेहरा। आज अली वजीर का एक घिनौना फैल उसके मुंह पर मारा गया था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मोना इस लैपटॉप में क्या देख रही होगी? अमन की आवाज़ पर वो जो ज़लज़लों की ज़द में आ चुका था एकदम होश की दुनिया में वापस लौटा था। नहीं, नहीं, नहीं अमन आर्यान पाशा, वो मासूम है, वो बेकसूर है। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो मगर उसे छोड़ दो। वो अभी 10 साल की मासूम बच्ची है। अली वजीर गड़बड़ाया था। मुअज़्ज़ा अभी सिर्फ 10 साल की थी। मुअज़्ज़ा भी सिर्फ 10 साल की थी। वो भी मासूम थी और मैं भी। हम भी तो मासूम और बेकसूर बच्चे थे अली वजीर, मगर तुम्हारी गंदगी से भरी और घिनौनी साजिश की भेंट चढ़ गए। मगर अब फिक्र मत करो, तुम्हारी आखिरत संवार रहा हूँ, क्योंकि जल्द या बदीर इंसान के घिनौने गुनाह उसके मुंह पर मारे जाते हैं तो तुम्हारे काले करतूतों की सजा तुम्हारी पोती भुगतेगी। तुम इसी दुनिया पर एक अज़ाब भुगत कर मरोगे। सोचो, जब वो बच्ची वो वीडियोस देखकर जो तुम मुझे दिखाते थे किसी के सामने अपना आप पेश करेगी, कम उम्री में ही क्या ये सजा क्या बन जाएगी, तो क्या होगा? अमन ने मोबाइल फोन पर देखा जहां अली वजीर अपने दिल के मकाम को मसलता औंधे मुंह जमीन पर गिरा था। अमन तलखियां मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके पॉकेट में रखा। वो जो उससे बात करने आई थी ये सब देख और सुनकर टांगे कांपने लगी। अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी चीखें दबाने लगी। अमन को कुछ गैर मामूली महसूस हुआ तो माथे पर बेशुमार बल आए। आखिर किसकी हिम्मत हुई थी उसके मना करने पर यहाँ का रुख करने की। आगे बढ़कर देखा तो सामने उसे दीवार से लगे थर थर कांपते देख उसका दिल धक से रह गया। जजा, उसने बेयकीनी से उसे देखा और अपना जबड़ा भेजकर अपने कैबिन के अंदर चला गया। उसने अपनी कनपटियों को सहलाया था। वो जो बाहर अपनी चीखें दबाने की कोशिश कर रही थी शोला ज्वाला बनी कैबिन के अंदर दाखिल हुई थी। मुअज़्ज़ा ने अपने हाथ की पुश्त अपने होठों पर रखकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश की। अंदर दाखिल हुई तो वो सुर्ख शोलों सी भड़कती निगाहों समेत दोनों हाथ अपने टेबल पर जमाए सर झुकाए खड़ा था। वो सिसकियां दबाते आगे बढ़ी थी और हाथ आगे बढ़ाकर उसे गिरेबान से दबोचकर अपने रूबरू किया। आप ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो लहजे में बेयकीनी लिए बमुश्किल ही बूझ पाई थी। उसका पूरा वजूद यूं कांप रहा था जैसे ज़लज़लों की ज़द में था। अमन ने कर बहुत से उसको तड़पते देखा। आप ये चाहते हैं कि कोई और मासूम जजा बन जाए? हनूज उसका गिरेबान दबोचे आज वो उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल पूछ रही थी। अमन ने बेहद नरमी से उसके गिर्द अपना बाजू हमायल किया था। शहादत की उंगली और हाथ के अंगूठे से नरमी से उसकी थोड़ी को थाम कर आंसू से भीगा चेहरा ऊपर उठाया।
जज़ा, मैं बस एक मर्तबा तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा? उसका सवाल मुकम्मल होने से पहले ही यकीन से बड़े ही मैकेनिकी अंदाज़ में मौसा ने बच्चों की तरह फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अमन को लगा कि उसकी ज़िंदगी भर की रियाज़त कबूलियत का मरहला तय पा गई है। दिलो-जान में एक सुरूर और लतीफ़-सा जज़्बा सरायत कर गया था। तो फिर आओ मेरे साथ। अमन ने नरमी से उसकी कलाई थामी थी और खामोशी से उसे लिए कुछ ऐसी राहदारियों से गुजरने लगा जहाँ का तस्वुर भी कभी मौजज़ा ने नहीं किया होगा। वो बस उसके पीछे खिंची चली जा रही थी और साथ उसकी पुश्त को देखे गई। वो अब अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो सीढ़ियाँ उतर कर ज़ेरे ज़मीन उतरे थे और उसे हाथ थामे बड़ी सी ग्लास वॉल के उस पार लिए खड़ा था। ये वो जगह थी जहाँ से मोना की पुश्त नजर आ रही थी और वो लैपटॉप में क्या देख रही थी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। वो कोई ऐसे इस्लामी सबक आमोज कार्टून कहानी थी जिसमें बच्चों को हेवन और हेल का तस्वुर समझाया जा रहा था और यकीनन जब वो खौफजदा हो रही थी तब हेल दिखाया जा रहा था। और एन उसी वक्त अमन ने वो वीडियो कॉल की थी। ग्लास वॉल के उस पार इस कमरे में अकेली मोना नहीं थी बल्कि फेरी वार्ड के 3-4 बच्चियां और भी थी जो एक दूसरे से कदरे दूर दूर बैठी वो लेक्चर ले रही थी। मगर वीडियो में सिर्फ मोना पर फोकस किया गया था। मेरे मासूम दिल में जो कुरान मजीद का नूर महफूज है वह ऐसा किसी बेगुनाह मासूम के साथ करने का सोच भी नहीं सकता। जजा बस अपने मुजरिम को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसने हमारे साथ क्या किया। अमन ने कर्ब आमेज लहजे में कहा। मौजज़ा मोना का मासूम चेहरा देखकर बेतहाशा रोए गई। ये उनकी इस दुश्मन की बेटी थी। उस दुश्मन की बेटी थी जिसने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और आज उन दोनों में ही इतनी हिम्मत ना बन पड़ी कि उस मासूम जान को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दे। आज मौजा का वो स्कूल का ज़माना सब याद आया था। जब अपना एक दोस्त भी उसे याद आया था। वो दोस्त काफ़ी मासूम और प्यारा था, बहुत मुखलिस केयर करने वाला, अपनों पर जान छिड़कने वाला, उसकी मामूली सी चोट पर तड़पने वाला। कैसे वो दोनों बर्बाद हुए, कैसे उनकी पूरी ज़िंदगी उस एक आदमी की घिनौनी सोच की नज़र होकर बर्बाद हुई, कैसे उन्होंने तड़प तड़प कर और सिसक कर अपनी अब तक की ज़िंदगी गुजारी। ये कैसी ज़िंदगी थी जिसमें वो दोनों ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पाए थे। वो जब से वापस लौटा था तब से मुअज़्ज़ा ने कभी उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो भी तो उसी जैसा था। अगर उस वाक़ये से वो बर्बाद हुई थी तो वो कौन सा आबाद या खुश था। वो दोनों एक जैसे ही तो थे या शायद एक ही थे। मुअज़्ज़ा ग्लास वॉल से सर टिकाकर बेतहाशा रोती आंखों से माजी की तल्ख़ तरीन अज़ियतनाक यादें सील रवा बनकर बह रही थी। अमन की आंखें भी नम थी। तब उसने झिझकते हाथ बढ़ाकर उसे कंधों से थामा और उसका रुख अपनी जानिब किया। रो मत मौजज़ा, प्लीज़ डोंट डू दिस। तकलीफ होती है मुझे इन आंसुओं से। सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक ये कोशिश करूँगा कि कभी कोई मासूम दूसरी मौजज़ा ना बन पाए। आई प्रॉमिस टू यू। अमन ने झिझकते हुए अपने हाथ से उसकी गाल से एक मोती चुन लिया। फिर इस सदी का सबसे अजीब वाक़या हुआ था। मुअज़्ज़ा के दिल में जाने क्या आया कि वो अपने बेतहाशा करीब खड़े शख्स के सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। अमन सांस तक लेना भूल गया था। यूँ महसूस हुआ जैसे उसने उसे छूकर पत्थर का बना दिया हो। अमन ने अब की बार बिला झिझक मगर आहिस्तगी से उसकी गर्दन अपने बाजुओं में हमायल की थी। अगर खुशबख्ती की कोई शक्ल थी तो आज अमन को अपनी बाहों में भरी महसूस हुई। उसने आंखें मूंद कर ये कुर्बती लम्स उसका एहसास अपनी रूह में उतारा था। मुअज़्ज़ा के आंसू उसकी शर्ट में जज्ब हुए थे। अमन के चेहरे पर सुकून था और दिल पुकार रहा था। मैं ऐसी राह पर निकला कि मेरी खुशबख्ती तमाम उम्र मेरी खोज में भटकती रही। रूहे मन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी नज़र उतारने का दिल करता है। बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं वो लोग। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है और तुम्हारी आवाज़ मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारा वजूद मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हासिल है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी आंखों को देखकर तुम्हारे सदके जाने को जी चाहता है। रोज़ वो ख्वाब में आते हैं गले मिलने को। मैं जो सोता हूँ तो जाग उठती है किस्मत। शायद अमन की गिरफ्त में सख्ती आई थी तभी मुअज़्ज़ा जो बेआवाज़ आंखें बंद किए आंसू बहा रही थी पट से आंखें खोल दी। मुअज़्ज़ा की आंखें अपने ही जुर्रत भरे
इस अजीब अक़दाम पर हैरत से फैल गई थी। वो एक झटके से उससे दूर हुई, उसे हैरत से देखे गई। अमन भी चौंका था और उसके सभी ही मासूम बेदाग चेहरे को देखा, मगर अब की बार जो उसकी निगाहों में लौदेते जज्बों की तपिश थी, मुअज़्ज़ज़ बहुत बुरी तरह घबरा कर कानों तक सुर्ख पड़ गई थी। वो निगाहें झुकाकर वहां से वापसी के लिए भागी थी। मुअज़्ज़ज़ा, अमन ने उसे पुकारा, मगर वो रुकी नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ा ने शर्म-ओ-हया से सुर्ख पड़ते अपनी बेइख्तियारी व बेसाख्तगी पर अपने ही लब बुरी तरह कुचले थे। मगर उसे क्या मालूम था कि ये मंजर किसी ने कैमरे की आंख से देखा है, और ये खुशखबरी जंगल में लगी आग की तरह फैलकर कम से कम अमन का जीना हराम कर देगी। खज़र आफत की सूरत में। दूसरी तरफ व्हाइट पैलेस में सब खाना खाने में मशगूल थे। अर्शन, जो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, अब फिर अंदर दाखिल हुआ। दिया, जो कि सामने बैठी अपने बाबा से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, उसे देखकर निगाहें झुका गई। अर्शन ने जानबूझकर उसकी जानिब देखा ही नहीं, इसलिए कि कहीं दिल की बेइख्तियारी अब उसे फिर से रुसवा न कर दे। उसने अहान को इशारा किया था और अहान ने खज़र को। लाउंज में मौजूद बाकी सब लोग चौंके थे, मगर अर्शन ने बाकी सबको तसल्ली देने वाले अंदाज में इशारा किया। अर्शन ने अहान के कान में कुछ कहा था। अहान के माथे पर बलों का जाल बिछा था। चलो, बाकी डिस्कशन इसी से जाकर करेंगे, अहान ने कहा तो अर्शन ने इस बात में सर हिलाया। खज़र और अर्शन आपस में बात करते बाहर निकल गए। वो मोबाइल फ़ोन में कुछ डायल करता बाहर की जानिब निकलने ही वाला था जब रवाहा ने उसे आवाज़ दी, अहान। यस मॉम। वो पीछे मुड़ा तो बेइख्तियार ही अपने लब भीज गया। वो जो शायद चेंज कर चुकी थी, अब सादा से फेरोजी सूट में मलबूस थी। रवाहा उसका हाथ थामे उस तक पहुंची थी। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरी बेटी का, बहुत परेशान किया है, सॉरी बोलो इससे। वॉट मम्मा? अहान ने शिकायती निगाहों से माँ की जानिब देखा, और वो मासूमियत का भरपूर मुजाहरा करती अपना चेहरा जितना मिस्कीन बना सकती थी बना लिया। मैं कुछ नहीं जानती, सॉरी बोलो, रवाहा ने कहा तो अहान ने बेबसी से अपने लब कुचले। सॉरी, अहान कहकर रुका नहीं, बाहर निकल गया। असावरी शाह हो या हो का नारा लगाते रवाहा के गले से झूल गई। रवाहा के चेहरे पर जोरदार किस्म की किस देकर अपने कमरे में भाग गई। झिल्ली कहीं की। रवाहा मुस्कुराते किचन की जानिब चली गई। अहान बेतहाशा खतरनाक तेवर लिए अंदर से बाहर निकला था। भारी बूटों की आवाज़ व्हाइट पैलेस के लाउंज में ड्राइवे की जानिब जाती सुनाई दी थी। सब्ज कई जमी आंखों में एक ठहराव, एक सख्त तासुर था जिससे सामने वाले थर-थर कांप उठते थे। माथे पर शिकनों का जाल वो पिस्टल होल्डर दुरुस्त करता बाहर निकला था, जहां गाड़ी के पास खज़र और अर्शन उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन तक पहुंचा था, वो जो धड़कते दिल के साथ उसे जाता देख रही थी। लपक कर अपने कमरे में मौजूद बालकनी में आई थी। उसने बाय बाय के इशारे से पहले अहान के पीछे खड़े गार्ड को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। पहले तो गार्ड भौचक्का सा उस पागल महम साहब की जानिब सवालिया निगाहों से देखे गया। असावरी अहान खान ने गार्ड को इशारा किया था कि वो अपने साहब को उसकी जानिब मुतवज्जा करे। गार्ड ने पसीने से शराबूर बच्चों की तरह जोर जोर से नफी में सर हिलाया। अब इस हरी बला से कौन अपना थोपड़ा तुड़वाए। असावरी की जानिब अब अर्शन और खज़र मुतवज्जा हुए थे, जबकि अहान की उसकी जानिब पीठ थी। असावरी ने वही इशारा खज़र को किया कि अहान को उसकी जानिब मुतवज्जा करे। अब चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो खज़र? इस हरी भला की सरसराती आवाज़ पर खज़र चौंका था, जबकि अर्शन ने दांतों तले लब दबा लिया। वो भैया, आपको भाभी बुला रही है, खज़र ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। व्हाट? अहान शॉक्ड स्टेट में पीछे मुड़ा। तब असावरी ने उसे फ्लाइंग किस दी थी। अहान इस बेबाकी पर भौचक्का सा देखे गया। खज़र और रोशन ने हंसी दबाते पीठ मोड़ी थी, जबकि गार्ड्स भी सर झुका गए। साफ लग रहा था वो हंस रहे हैं। आपको भाभी से मुलाकात करके आनी चाहिए थी भाई, खज़र ने कहते दांतों तले लब दबाया। शट अप खज़र, वो दहाड़ा। वो हुनूस इत्मीनान से उसे साफ चिढ़ाते हुए फ्लाइंग किस दिए जा रही थी। व्हाट द हेल, सिली स्टूपिड मैड गर्ल। अहान उसकी बेबाकी पर दांत पीसते उसके होश ठिकाने लगाने वापस मुड़ा था। वो वहां से गधे के सर से सिंह की तरह गायब हुई थी। अहान जब तक रूम में आया, वो हिफ्ज़ इत्मा तकद्दुम के तौर पर वहां से गायब होकर कहीं छुप गई थी। अहान ने रूम से बाहर हर जगह उसे देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। क्या हुआ है, किसे ढूंढ रहे हो अहान? रवाहा की आवाज़ पर उसने सर्द सी आ भरी। किसी को नहीं मम्मा, वो कहता फिर से सर झटकता बाहर निकल गया। रात गए तक मनी के शागिर्दों ने व्हाइट पैलेस में उधम चौकड़ी मचा के रखी थी।
दिया को उसके कमरे में रवाहा और फजर छोड़ गई थी। दिया का दिल कानों में धड़क रहा था। रात के 11 बजे थे। फिर वो बैठी काफी देर तक इंतजार करती रही, मगर वो बेमहर शख्स न आया। आज उसने तय कर रखा था कि उससे माफी मांग लेगी, जैसे भी बन पड़ा जी कड़ा करके उसे मना लेगी, मगर वो तो उसे सिरे से फरामोश ही कर बैठा था। उसको नजरअंदाज करते, उसके वजूद की नफी करते, वो खुद शायद उससे अपना बदला लेने को पहले से ही गायब था। नींद आंखों से रूठ गई थी। रात के 2 बज चुके थे और अब तो उसे उस पर बैठे बैठे नींद की गुनूदगी छाने लगी थी। रात के 2 बज चुके थे। फजर को मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, तभी कमरे में इधर उधर चकराती फिर रही थी। महावीर, जो कि अपने लैपटॉप में बिजी था, एक नज़र उठाकर उसे देखा। फजर, वो बच्चा नहीं है। कोई ज्यादा जरूरी काम होगा तभी बाहर है, नहीं तो इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद होता। महावीर ने उसे समझाना चाहा। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं महावीर, कि आपके बेटे को अपनी जिंदगी में दिया से ज्यादा जरूरी चीज या कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं देख रही हूँ वो जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा है, शायद उससे बदला लेने को। क्या आप नहीं जानते? फजर ने तिलमिलाकर कहा। मेरा जवाब तो तुमने अपने सवाल में ही दे दिया फजर। वो लैपटॉप शट डाउन करता उठा था और उसके करीब आकर उसके कंधे के गिर्द बाजू हमायल किए। जब अच्छी तरह जानती हो कि मेरे बेटे को दिया से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता, तो फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? वक्ती नाराजगियां हैं और गलतफहमियां होती हैं, जो वक्त के साथ साथ मोहब्बत करने वाले खुद ही सुलझा लेते हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। महावीर ने फजर का कंधा सहलाकर उसे तसल्ली दी। जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं दिया को देख कर आती हूँ, कहीं परेशान ना हो जाए। फजर ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फजर अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे तक आई। दरवाज़ा खुला था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अजीब सी सिसकी और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। बेचारी अब तक बैकग्राउंड से लगी बैठी उसकी मुंतजिर नींद में झूल रही थी। गधा, नालायक, बगैरत! फजर ने दिल में उस बेहिस को कोसा। फजर बेड तक आई थी और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो हड़बड़ा कर उठी। दिया मेरी बच्ची, तुम चेंज करके सो जाओ, आराम करो। अर्शन का फ़ोन आया था, उसे एक बहुत ज़रूरी काम था, तो वो आज घर नहीं आ पाएगा। फजर ने झूठ बोला कि वो बगैरत तो फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। जी मम्मा, हम सो जाते हैं, उसने अपनी सुर्ख आंखों की नमी छुपाते हुए कहा, मगर ये कर्ब आमेज नमी फजर की ज़ीरक निगाहों से छुपी ना रह सकी। बहरहाल वो दरवाज़ा लॉक करती अपने कमरे में चली गई। इस कम मायगी और जिल्लत के एहसास से दिया अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोई थी। गम और गुस्से का एक तूफान सीने में उठा और बेड से उतरकर बेतहाशा शानदार तरीके से तैयार की गई मिसहरी के सुर्ख और गुलाबी गुलाब नोच नोच कर जमीन पर फेंकने लगी। अपने खुद के वजूद का दुपट्टा और ज्वेलरी भी उसके अताब से बच नहीं पाई थी, वो भी नोच कर कमरे में जा बजा फेंकी। तब गुस्से से बिलक बिलक कर रोते ड्रेसिंग की तमाम चीजें जमीन बोझ करके अपना गुस्सा निकाला। हमें नफरत है आपसे और आप इसी काबिल हैं। सहरी के दरमियान औंधे मुंह गिरकर बेआवाज आंसू बहाने लगी। मोहब्बत के बेशुमार दावे करने वाले ने आज उसकी किस कदर नाकदरी की थी कि वो बिलबिला कर रह गई। रोते रोते वो कब गहरी नींद में गई पता ही नहीं चला। अमन, खजर, अर्शन और अहान जजा ट्रस्ट की बेसमेंट में मौजूद अब समाया केस डिस्कस कर रहे थे। कल मुकदमा दायर होने वाला था। दुश्मन में एक खलबली सी मच जानी थी, तो वो लोग एहतियात के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। सब कुछ डिस्कस करने के बाद वो लोग अब वापस जाने के लिए उठे थे। खजर, जो कि मोना वाला सीन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख चुका था और वो सब को सेंड भी कर चुका था, मुकम्मल संजीदगी ओढ़े बैठे अमन की जानिब बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था। अच्छा, अब जाने लगे हैं यार, तो भाई के गले तो लग जाओ, खजर ने कहा तो अमन टस से मस ना हुआ था। मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, तो मुझसे 6 फीट की दूरी पर ही रहो। अमन ने बड़े सीरियस अंदाज में झूठ गढ़ा था, तो वो तीनों कह कहा लगाकर हंस पड़े। कहीं इस कोरोना का नाम जजा तो नहीं जो तुमसे लिपटी तो तुम खुद दूसरों से 6 फुट के फासले पर रहने वाले हो? अब खजर ने खुलेआम छेड़ा तो बुरी तरह गड़बड़ाया था और अब मशकूक निगाहों से खजर को देखा। यकीनन उन्होंने उधर भी नजर रखी हुई थी। खजर, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अमन ने खड़े होकर उसे गुद्दी से पकड़ा था तो वो बिलबिला उठा। अरे मौजा भाभी, आप? खजर ने अचानक कहा तो अमन ने तेजी से उसकी गर्दन छोड़ दी और पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो उसे चकमा देकर वहां से फरार हो चुका था। तब अर्शन और अहान भी वहां से उड़ गए तो वो भी अपने अपार्टमेंट चला आया।
मौज अपने बेड पर लेटी तकरीबन 2 घंटे से कुछ सोच रही थी। बुक्स और नोटबुक्स एक साइड पर रखी हुई थी। अजीब कसलमंदी सी थी, पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मुसलसल किसी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते बहुत अचानक उसे ख्याल आया कि वो काफ़ी देर से किसके बारे में सोच रही है। तो घबरा कर करवट बदली और आंखें बंद की। मगर जब बंद आंखों के पर्दे पर भी एक संजीदा सा चेहरा दिखा तो घबरा कर उठ बैठी और जल्दी से अपनी बुक्स और नोटबुक शराफत से खोली। मतलब ये अपनी लायानी सोचों से बचने के लिए राह फरार इख्तियार किया था। रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था जब उसे बाहर से बैरूनी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वो सीधा अपने कमरे में गया था क्योंकि उससे उसके कमरे के दरवाजे की आवाज़ आई थी। वो कुछ सोचकर उठी और बुक्स और नोटबुक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। उसके कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। वो जब अपना कोट उतार रहा था, कुछ गैर मामूली महसूस होने पर हैरतज़दा सा पीछे मुड़ा। मौसा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। अंदर वो तेजी से दरवाजे तक आया था और उसे खोलता चला गया। सामने ही वो खड़ी अब फजूल में अपना माथा मसलने लगी थी। अमन ने उसकी जानिब देखा तो वो निगाहें झुका गई। वो मुझे पढ़ना था, उसने बिला झिझक कहा था। अमन ने बेयकीनी से उसे देखा। ओके, बाहर बैठो, मैं आता हूँ। मौसा बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में सादा सिया ट्राउज़र टी शर्ट पहनकर बाहर चला आया। फिर वो काफ़ी देर तक उसे पढ़ाता रहा था। आज वो उसके साथ एक ही सोफे पर बैठी थी और पूरी तवज्जो से जो वो समझाता रहा था समझे गई। रात का 1 बज गया तो वो फिर जमाइयाँ लेने लगी। बस अब मुझे नींद आ रही है। मौसा ने बस करने का ऐलान किया तो वो मुस्कुरा दिया। ओके, आराम करो जाकर, अमन ने कहा तो वो अपनी किताबें और नोटबुक समेट कर अपने कमरे में चली गई। अमन भी सरशार सा अपने कमरे में चला आया। जल्दी से कंफर्टर में घुसकर मौजा ने सोने की तैयारी की। कुछ देर बाद की बात थी। अभी ठीक तरह से आंख नहीं लगी थी कि खिड़की की जानिब से कुछ सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। मौजा ने पट से आंखें खोली और हिरासा होकर गौर से सुनने लगी कि कोई है तो नहीं। उसका वहम बिल्कुल नहीं था। वाकई खिड़की की जानिब से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। वो झटके से उठ बैठी। सरगोशियाँ बुलंद होती गई। वो 2-3 भारी मर्दाना आवाज़ें थी। पल लगा था उसे एक जस्त लगाकर बेड से उतरी। बहुत तेज़ी से दरवाजे तक पहुंचकर कमरे से बाहर निकली और अमन के कमरे की जानिब लपकी। वो जो मुअज़्ज़ा की वजह से अपना दरवाज़ा खुला ही रखता था, मुअज़्ज़ा दरवाज़ा खोलकर सेकंड्स में उस तक पहुंची थी। खौफ से सफ़ेद पिटी पिटी पड़ी वो पसीने से शराबोर थी। अमन, जो कि बुक्स रैक के करीब खड़ा था, चौंक कर पलटा। वो करीब आकर उसके पीछे छुपी थी। अमन, मेरे कमरे के बाहर खिड़की पर कोई है, मैंने खुद आवाज़ें सुनी हैं। वो कहनी कोनी के ऊपर से उसकी टी शर्ट का बाजू दबोच कर हरासा सा छुपी हुई थी। रिलैक्स जज़ा, कोई भी नहीं है, मैं देख कर आता हूँ, अमन ने कहा और बाहर जाने लगा। तब वो बेतहाशा सहमी थी। अगर सचमुच कोई हुआ तो वो लरज रही थी। फिर भी डरने की कोई बात नहीं है जज़्ज़ा, रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, देख कर आता हूँ। वो कहता नरमी से उसका बाजू थाम कर उसे बेड पर बिठाता बाहर निकल गया। मुअज़्ज़ा के कमरे में आकर अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया। ये क्या बेहुदा मजाक है भाई, आप लोग इसीलिए ही अब तक यहाँ भटकती रूहें बने घूम रहे हैं ताकि उस मासूम को डरा सकें। अमन ने अपनी दानिश में उनको खूब लताड़ा था। वो जानता था ये लोग जज़्ज़ा ट्रस्ट में ही है, मगर किस मकसद के तहत ये अब समझ आया। सामने से अहान की रौबदार आवाज़ सुनाई दी। अबे जाने भी दो, तुम्हारा बड़ा होने की हैसियत से ऑटोमेटिक रुखसती करवाई है मैंने। यूं तो बच्ची तुम्हारे कमरे में आती नहीं, अब ख्याल रखना उसका, वो वाकई बहुत ज़्यादा डर गई है। अमन बुरी तरह झिंझलाया था। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, वो जितना तुम्हारे करीब रहेगी उतना ही बेहतर तौर पर तुम्हें समझेगी। अब फ़ोन रखो और जाओ, जाकर आराम करो, हम जा रहे हैं, अहान ने दो टोक अल्फाज में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अमन ने एक सी आह भरी और अपने कमरे में चला आया, जहाँ वो उसकी जगह पर कंफर्टर गर्दन तक ताने सहमी हुई बैठी थी। कौन था? कोई नहीं, गार्ड्स थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैंने डांटा है, अब तुम्हारी खिड़की के करीब नहीं आएंगे, तुम जाकर आराम से सो सकती हो। अमन ने उसे तसल्ली दी, मगर वो हुनूस उधर ही जमकर बैठी रही। नो, मैं अब उस रूम में नहीं जाऊंगी। मौजा ने जाने से साफ इनकार किया। ओके, फिर रिलैक्स होकर सो जाओ जज़ा, मैं इधर ही हूँ। अमन ने अलमारी से एक और कंबल निकाला और सोफे पर बैठते उसे कहा। वो उधर ही बेड पर अब नींदराज हुई थी, मगर बेचैन सी थी। अमन उसकी जानिब मुतवज्जा ना होते हुए भी अपनी तमाम तरह हसासियत से उसकी जानिब मुतवज्जा था। अमन,
एक कमजोर सी कांपती आवाज सुनाई दी तो अमन अलर्ट हुआ। मुअज़्ज़ा क्या बात है, कुछ चाहिए? अमन ने पूछा। मुझे डर लग रहा है, मुअज़्ज़ा ने बेबसी से कहा। रिलैक्स रहो, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तुम सोने की कोशिश करो, अमन ने कहा तो मुअज़्ज़ा ने आंखें मूंद ली। अमन ने तिलावत शुरू की। अभी सूरह वाक़िया आधी भी नहीं हुई थी कि उसे उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। वो गहरी नींद सो चुकी थी। अमन ने उठकर शुक्राना अदा किया था, वो इसलिए कि आज वो बगैर किसी झिझक या डर के उसके कमरे में मौजूद थी। बाहर वो तीनों ही वापस जाने के लिए निकले थे, मगर खज़र इब्राहिम हाउस जाना चाहता था। अहान ने अपने अपार्टमेंट जाने से पहले अर्शन को सख्ती से ताकीद की थी कि वो व्हाइट पैलेस चला जाए। गई रात तक सड़कों की खाक छानकर वो थका हारा सा व्हाइट पैलेस पहुंचा था। रात का तीसरा पहर अपने इख्तिताम पर था जब अर्शन बोझल से कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का हशर नशर देख उसके लबों ने एक जख्मी सी मुस्कुराहट को छुआ था। वो जो बरसों से ये इंतजार और अकेलेपन की अजियतें बर्दाश्त कर रहा था, मैडम की एक रात में ही बस हो गई थी। सुर्ख और पिंक गुलाब के फूलों की लड़ियां नोच कर जमीन पर फेंकी हुई थी। अपनी ज्वेलरी भी उतार कर जा बजा फेंकी हुई थी। ड्रेसिंग की चीज़ों का हशर नशर करते उन्हें ज़मीन बोस किया गया था। दिया ने अपना सारा गुस्सा व गम कमरे की चीज़ों पर निकाला था। वो ला खुद को समझाकर यहाँ तक घसीट कर लाया था कि उसकी जाने मुतवज्जा नहीं होना, मगर ये आज की बात थोड़ी थी, ये तो बरसों पुरानी बात थी। एक अजीब सी कशिश थी, एक मकनातीसियत जो अरशन महाबीर हफीज को उसकी जानिब खींचती थी, तो वो कच्ची डोर से बंधा खींचा चला जाता था। मोहब्बत की तिश्ना लबी ने जान सूली पर लटका रखी थी और फिर बकौल मौलाना रोमी के जिसको प्यास होती है वो मटके और मुश्क पर नजर नहीं आता, मटके और मुश्क पर नजर नहीं करता, वो पानी को देखता है। आज उसकी निगाहें भी तो अपनी अना और नाराज़गी को भुलाए उसी मोहब्बत के पंघट की मतलाशी थी। और कुछ यूं भी आज की रात बहुत ख़ास थी, सो एक लपक सी थी जिसने उसके वजूद से हर इख्तियार खो दिया था। तभी वो धीमे कदम उठाता बेड तक आया था। नाराज़गी से झुलाते उसने नाराज़गी से झुलाते उसने शायद बेडशीट को भी नोचने की कोशिश की थी। तभी चॉकलेट ब्राउन मखमली शीट सिल्वर सदा सी थी। वो बेड पर तकरीबन औंधी लेटी तकिए के गिर्द बाजू लपेटे हुए थी। चेहरा तकिए पर था और खूबसूरत पुरकशिश चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। जाविया निगाहें अब बिल्कुल बदल गया था। दुपट्टा जमीन पर पड़ा अपनी नाकदरी पर नोहा करना था। खुद वो तीन रंगी लहंगे में बेड पर थी। चुस्त शॉकिंग पिंक चोली का पिछला गला काफी गहरा था जिसे डोरी की मदद से पुश्त पर सहारा दिया गया था। अर्शन की मखमूर निगाहें अब उसकी कोमल नाजुक मखमली वजूद का अहाता कर रही थी। सुर्ख आंखों के डोरों में एक अलग सा सुरूर और खुमार जागा था। तभी अपनी शर्ट के बटन खोलता अपनी शर्ट उतार कर एक जानिब उछाली थी। उसकी पुश्त के बहुत करीब वो नीम दराज हुआ था। वो अब उसकी पुश्त पर झुका किसी घटा की तरह पूरा का पूरा उस पर छा गया। कंधे पर हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त बनाकर उसने अपने लबों से वो डोरी खींच कर खोली थी। अर्शन के होठों ने उसकी पुश्त की नरमाहट महसूस करना शुरू की थी। प्यास जुनून भरी थी। तभी लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि अर्शन को खुद अपने आप से खौफ महसूस हुआ, जो खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। दिया को अपने ऊपर बोझ की वजह से अपना दम सा घुटता महसूस होने लगा था। पट से आंखें खोल दी। उसकी वहशी शिद्दत भरे लम्स और खुशबू से पता चला वो कमरे में आकर शहरक जितने करीब चला आया है। मगर फिर एक सुलगता लम्स अपनी कमर पर सफ़र करता महसूस कर अपनी ज़ात की नज़रअंदाजी और कम मायगी का दुख फिर से सीने में तूफान उठाने लगा तो उसकी आंखें फिर से नम हुई थी। इधर जब अर्शन को महसूस हो गया कि वो जाग गई है तो अपनी अजियतों का बदला लेने का जुनून सर पर सवार हुआ तो बिल्कुल अचानक उसके कंधे पर अपने दांत गाड़ दिए। दिया मछली थी मगर गिरफ्त इतनी आहनी थी कि उसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई। वो बाज नहीं आया था और यूं ही अपना जुनून उस पर उतारने लगा। दिया ने सिसकी सी भरी तब उसने जरा सा ऊपर होकर एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया था। अर्शन
उसके नरम लब कपकपाए। वो उसे यूं शर्टलेस अपने इतने करीब ये जारहाना तेवर लिए देख वो बुरी तरह उससे खौफजदा हुई थी, मगर वो कुछ भी कहे सुने बगैर अब उसकी गर्दन पर अपना जुनून दिखाने लगा। दिया की आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हुए थे। उसे कंधों से थाम कर झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश की। जब ये शिद्दत और उसका पागलपन भरा जुनून नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो दिया फूट फूट कर रो दी, क्योंकि वो शायद जानबूझकर उसे अजियत पहुंचा रहा था। अर्शन, आप हमें अजियत पहुंचा रहे हैं। वो घुटी घुटी भीगी आवाज में बेबसी से बोली। जो मैंने इतने बरसों से असियतें सही, बर्दाश्त की, आई स्वेर उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं। उसकी कान की लौ को दांतों से काटते हुए गंभीर सी सरगोशी थी जिसने दिया की जान निकाल दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिया मेरे कमरे का ये हश्र करने की? अब की बार वो अपने हाथ से उसका जबड़ा दबोचकर धीमी आवाज में गुर्राया था। और आपकी हिम्मत कैसे हुई यूं नजरअंदाज करके हमें छोड़कर जाने की? वो उसके सीने पर मुक्के बरसा कर रोते हुए पूछ गई। तब अर्शन ने उसकी कलाइयां दबोचकर तकिए से लगाई थी। तुम्हारे नाजुक और पाक साफ वजूद में इतनी हिम्मत है कि मुझ जैसे गंदे इंसान का जुनून बर्दाश्त कर सके? आज वो फिर उसे उसकी पिछली बातों का ताना दे चुका था, जो शायद उसकी अना भुला नहीं पा रही थी। दिया की आंखों से सेल रवा हुआ था। वो भी तो सब कुछ भुलाकर उसका साथ कबूल कर चुकी थी, तो वो आखिर क्यों नहीं भुला रहा था? आप, अर्शन ने उसके लबों पर अपने लब रखकर उससे अगले अल्फाज चुन लिए थे। अजीब पागलपन और शिद्दत थी कि दिया को लगा आज वो यूं ही अपनी शिद्दतों से ही उसकी जान ले लेगा। दिया मछली मगर उसकी गिरफ्त आहनी थी। उसकी अपनी पूरी जान लगाकर मज़ाहमत करने की कोशिश भी कारगर साबित न हुई थी। दिया की कलाइयों से गुलाबी, पीली और हरी चूड़ियां चकनाचूर होकर बेड पर बिखरी थी। वो तो मोम से भी ज्यादा नरम और गुलाब की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक थी, तो इतनी वहशत कैसे बर्दाश्त करती? उसके लब पर कट आया था, शायद तभी अर्शन को अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। दिया का सांस मध्यम हुआ और वो सर तपा सुर्ख पड़ गई थी। अर्शन को खुद से बेतहाशा खौफ महसूस हुआ था, तभी उसको अपनी वहशत भरी गिरफ्त से आज़ाद करता पीछे हटा था। दिया बुरी तरह खांसती गहरे गहरे सांस भरकर उथल पुथल हुई सांसें बहाल करने लगी। कलाइयां भी चूड़ियों की वजह से जख्मी हो चुकी थी। अर्शन ने बेबसी से उसकी कलाइयों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें देखी। तब उसे बाजू से खींचकर अपने करीब ही उठाकर बिठाया और बुरी तरह रो दी थी वो। छोड़े हमें, बहुत बुरे हैं आप हमारे काबिल ही नहीं हैं। दिया ने उसका हाथ बुरी तरह झटका। दिया ने तो उससे उसकी बेहिस्सी की वजह से ऐसा बोला था, मगर दोनों के बीच गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को दीमक की तरह खोखला कर दिया था। तभी वो समझा कि दिया ने फिर उसे उसके किरदार के बारे में बात की तो वो जख्मी सा मुस्कुरा दिया। फिर तो मेरी जान, तुम्हें इस निकाह की तजदीद ही नहीं करनी चाहिए थी। अब तो मजबूरन इसी गंदे और बुरे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो जबड़े भींच कर कहता उठा था। साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर बेड तक लाया, मगर वो रोती हुई पीछे खिसक गई। अर्शन का मीटर आज पूरी तरह घूम चुका था। अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं आ रहा था, मगर उसके अल्फाज सीना छलनी कर चुके थे। तभी अर्शन ने बड़े जारहाना तेवर लिए उसके पाँव से पकड़कर अपनी जानिब उसे खींचा। वो मजीद सहम गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहे हमसे। दिया ने कहते अपना पाँव झटका, मगर उसने बड़ी सरल से उसका बाजू दबोच कर बाकी बची कुची चूड़ी एहतियात से निकाली थी। फर्स्ट एड बॉक्स से आयोडीन लगी कॉटन निकाल कर उसकी कलाई से खून साफ किया। दिया अब हिचकियों से रो रही थी, जबकि अर्शन भीजे हुए तासुरात और सुर्ख आंखें लिए उसकी जानिब देखे बगैर अपना काम किए गया। तब मस्जिद में अजान शुरू हुई थी। वो दोनों कलाइयां साफ करके उन पर ड्रेसिंग करने वाला था कि दिया बुरी तरह कसमसाई। छोड़े, अजान हो रही है, हमारे पास हमारा दुपट्टा भी नहीं है और हमें अब वजू करना है। दिया ने कहा तो चुपचाप उठा और फर्श से दुपट्टा उठाकर उसके आगे बढ़ाया, जो कि उसने थाम कर अपने सर पर ओढ़ लिया। वजू करके आओ, मैं ड्रेसिंग कर दूंगा। वो बेतासुर लहजे में बोला था। दिया जल्दी से बेड से नीचे उतरी। रहने दीजिए, हमें आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए उसने अपना भीगा चेहरा साफ किया। तुम्हें तो शायद मेरी ज़रूरत भी नहीं है, वो तल्खी से गोया हुआ, मगर अब क्या करे, इसी बुरे आदमी के साथ गुजारा तो करना पड़ेगा। दिया सर पैर सुलगी थी, तभी उस बेहिस आदमी को नज़रअंदाज करती ड्रेसिंग की जानिब गई। अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम गई। फिर वो अपनी बेबसी पर बुरी तरह रोती थी। अचानक एक नई अफ्ताद आन पड़ी थी कि चुस्त चोली की जिप ने खुलने से इनकार कर दिया था। वो इस बुरी तरह दरमियान में अटकी थी कि उससे काफ़ी देर उससे घुलने के बाद भी खुल कर ना दी।
और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो इतने झगड़े के बाद अब उस आदमी से मदद लेने की ख्वाह रहती। वो जो बाहर अपनी कनपट्टियां सहलाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जब वो काफ़ी देर बाहर ना आई बल्कि उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आने लगी, तो अर्शन का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। फलसा सही कहती थी उसे, रोंदू कहीं की। वो उठकर वॉशरूम के दरवाजे तक गया था। दिया, व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ है? अब की बार उसने कदरे नरमी से पूछने की कोशिश की थी। अंदर वो बुरी तरह झंझिलाई थी। ये हमारी ये जिप अटक गई है, खुल नहीं रही, अब क्या करें हम? मरते क्या ना करते कि मतरादिफ उसने उसी पथरीले शख्स से सर फोड़ने का फैसला किया। ओपन द डोर, मैं हेल्प कर देता हूँ। उसकी संजीदगी भरी आवाज़ आई तो वो फिर घबराई, मगर अब रवाहा या फजर के इंतज़ार में यहीं खड़ी रहकर नमाज तो कज़ा नहीं कर सकती थी, तो झिझकते हुए दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ था। आंखें बंद करें आप, भीगे लहजे में कह गई। उस अनोखी मंतक पर अर्शन उसकी जानिब देख कर रह गया, मगर शराफत का मुजाहरा करते उसने आंखें बंद कर ली। दिया ने घूम कर उसकी जानिब अपनी पुश्त की। अर्शन ने हाथ आगे बढ़ाए, दुपट्टे के नीचे से अपने हाथ अंदर ले जाकर जिप टटोली। अर्शन ने उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह अटकी हुई थी। तब अर्शन के एक ही झटके से वो टूट कर हाथ में आ चुकी थी। शहादत की उंगली जिप में फंसाकर उसे खोलता चला गया। दिया की आंखें हैरत से फट गई, झटके से मुड़ी और रुख उसकी जानिब किया, जिसने आंखें खोलकर उसे संजीदगी से देखा। हाय, ये तो तोड़ दिया है आपने। उसके हाथ में जिप की मुर्दा लाश देखकर वो चिल्लाई। तो क्या तुम इस लहंगे को फिर से पहनने के लिए संभाल कर रखने वाली थी? उसका लहजा मजाक उड़ाता सा था। हाथ में पकड़ी जिप एक जानिब उछाली। तो क्या नहीं रखने वाले थे हम? पिंकी दादू ने कहा, ये लिबास हमारे सुहाग की निशानी है, जो कि आपने खराब कर दिया। अब वो कितना नाराज होंगी हमसे, हम कि हमने लिबास तक नहीं संभाल पाए। वो फिर से रोने वाले मुंह बनाने लगी थी। अर्शन का दिल किया उसके शगुफों पर अशश कर उठे। पिंकी दादू को कहना कि ये जिप सुहाग के काम में रुकावट पैदा कर रही थी, तो सुहाग ने तोड़कर फेंक दी। यकीन करो, ये सुनकर वो ज्यादा खुश होंगी। अर्शन ने इत्मीनान से कहा, क्या मतलब है आपका? वो नासमझी से बोली। कुछ नहीं, चेंज कर लो, कहीं सुहाग की निशानी मेरे हाथों मजीद खराब ना हो जाए तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। वो अपनी ही हाँकने में मसरूफ था। बाहर जाइए आप, वो झिंझिलाई। वो एक नज़र उस हश्र सामानी की जानिब देखता बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके वजू करके बाहर आई थी। इधर आओ, मैं ड्रेसिंग कर दूं। हर्षन का सर दर्द से अब फटने लगा था। लाल अंगारा आंखें रज्जगे का खुमास थी, मगर वो उससे अपने करीब बुला रहा था। रहने दीजिए, ठीक है हम, उसने आहिस्तगी से कहा और निगाह फेर ली। वो उठा था, उसे बाजू से थाम कर बेड तक लाया, उस बेड पर बिठाकर उसकी गलाइयों की ड्रेसिंग करने लगा। दिया ने उसकी जानिब देखा, जिसकी वजाहत भरे नखूश अब भी तने हुए थे। सड़ियल कहीं के, नीम चढ़े बेहिस पत्थर, जालिम जल्लाद, दिल में उसे कोसते ढेर सारे खिताबात से नवाज गई। गालियां देने से भी वजू टूट जाता है। अर्शन ने बगैर उसकी जानिब देखे कहा तो वो उस हिटलर से दहल गई थी। क्या? हमने क्या कहा? वो अपनी जगह से उछली थी। कुछ नहीं। वो ड्रेसिंग कर चुका तो अपनी जगह से उठकर ड्रेसिंग से अपना आरामदायक सूट निकाल कर वॉशरूम चला गया। दिया ने जहाँ नमाज बिछाई और नमाज अदा करने लगी, वो भी वजू करके बाहर निकल गया। वो नमाज अदा करके वापस आया तो वो हुनूस दुआ मांग रही थी। अर्शन आते साथ ही बेड पर ढह गया, तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली थी। वो दुआ मांगकर उठी तो कमरे पर एक दायराना निगाह डाली। पूरा कमरा ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे जाने कितना जंग व जदल मचाया गया है कमरे में। दिया का दिल चाहा उसे बोले कि वो उठे तो वो कमरे की कुछ हालत बेहतर कर दे, मगर अब उस सड़ील से कौन पंगा लेता। तभी वो भी झंझलाकर बेड पर ही सर से लेकर पाँव तक कंफर्टर तान कर एक कोने में नींद दराज हो गई। अर्शन ने आंखें खोलकर हैरत से उसे अपने पहलू में देखा, मगर फिर सर झटक कर ही लेट गया। वो बड़े सुकून से शेर विल्ला दाखिल हुआ था। उसका एक खास आदमी जाने कहाँ से बोतल के जिन की तरह उसके सामने हाजिर हुआ। कोई खास बात? हैवान ने मुख्तसर से जुमले में उसके आने का सबब पूछा। बुरी खबर है सर, आज शमशान खैल ने अपने आदमियों को भेजा है मैडम को उठाने के लिए, जिंदा या। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था जब उन नीली आंखों ने में जलाकर भस्म कर देने वाले शोले भड़कते देखे। मैडम कहाँ है? सर, वो उधर ही आ रही है, और इतला के मुताबिक अब भी उनका ताकुब किया जा रहा है। वो लाउंज में सोफे तक आया और टांग पर टांग जमाए बैठते हुए उस शख्स ने लंबा सा हंकारा भरा। सर, प्लान क्या है? उस आदमी ने डरते डरते पूछा। कुछ नहीं, देखते हैं तुम्हारी मैडम का कितना दिमाग चलता है। तुम लोग मेरे हथियार तैयार रखना और हमें कवर किए रखना। ओके सर, वो कहकर चला गया। ब्लैक
लेंसेज के पीछे नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक पुरस्कारियत, गहरे राज, पोशीदा जज्बात। वो सुकून से बैठकर अब अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा था। फलसा व्हाइट पैलेस से शेर विला के लिए निकली थी, मगर बहुत जल्द एहसास हो गया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। उसने बारहा कोशिश की कि ताक़ुब करने वालों को चकमा दे सके, मगर नाकामी हुई, क्योंकि वो हर मोड़ से एक नए तरीके से उसे फॉलो कर रहे थे। गाड़ी हिचकोले खाती शेर विला दाखिल हुई। उसके फ़ोन पर मैसेज रिंग हुआ था, मगर उसके पास किसी का भी मैसेज लेने का वक्त नहीं था। वो तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। सामने ही वो संजीदा सा टांग पर टांग रखे बैठा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दाशु? फलसा ने उसके फूले हुए मुंह की जानिब देखकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। दाशु, चलो यहाँ से, हम यहाँ सेफ नहीं है, किसी भी वक्त हम पर अटैक हो सकता है, चलो। फलसा ने जल्दी से उसकी मजबूत कलाई थामी थी और उसे अपनी जगह से उठाना चाहा, मगर वो उससे हिल भी नहीं रहा था। कोशिश करके देख लो जी मुझे उठाने की, वो लापरवाही से कंधे उचकाकर बोला। दाशु, मैं मजाक नहीं कर रही, ना ही यहाँ कोई गेम खेल रही हूँ, उठो प्लीज। फलसा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटा, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। यू नो व्हाट जी, दाशु तुमसे कट्टी है। और ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी। फलसा ने उसकी बात बीच में ही उचक ली। अब जैसे दाशु बोलेगा जी वैसे ही करेगी। अब खुश हो और उठो। फलसा ने फिर से उसे खींचा। आर यू श्योर? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा था। फलसा ने अपना सर पकड़ा। श्योर बाबा श्योर, फलसा चिल्लाई। वो रंग बिरंगे मुंह बनाता उसके साथ अब घसीटता चला जा रहा था। वो उसे पिछली जानिब से पिछले दरवाजे की जानिब लाई। वहां बैरूनी तरफ खड़ी दूसरी गाड़ी में उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो बार बार इधर उधर देख रही थी और वो सुकून से उसे देख रहा था। फलसा ने तेजी से गाड़ी वहां से निकाल ली थी, मगर जल्द ही फिर उसे अंदाजा हो गया कि फिर उनका ताकुब किया जा रहा है। फलसा ने गाड़ी बहुत तेज स्पीड में भगाई थी। जबकि वो शहर से कुछ दूर निकल आए थे तो उन पर हमला करते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। दाशु, जरा सा नीचे झुको, मेरी पॉकेट में से फोन निकाल कर कनेक्ट लिस्ट के पहले नंबर पर बेल दो अभी। फलसा ने कहते ड्राइविंग पर फोकस किया। वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। दाशु ने उसकी शर्ट के पहलू में बनी पॉकेट में से उसका फोन निकाला। फोन का कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली, मगर बेल देने की तौफीक हरगिज नहीं की थी। डन। उसने फलसा की जानिब देखा। चेहरे पर खौफ का तासुर हरगिज नहीं था, एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, दुश्मन को शहमात देने का। वो उसकी जानिब देखे गया। दाशु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नीचे झुको, वो दांत पीस कर बोली थी, मगर वो गोलियों की बौछार के दरमियान इत्मीनान से फलसा के पास फ्रंट सीट पर बैठा बबलगम चबा रहा था। आज फलसा सही मानों में धैर्यज़दा थी, मगर काश उसके पास ज्यादा सोचने समझने का वक्त होता। वो बार बार अपने ताकुब में आने वाली 4 से 5 गाड़ियों को देख रही थी। एक ये बात अच्छी हुई थी कि वो उन्हें घुमा फिरा कर शहर से बाहर गैर गुंजान आबाद इलाके में ले आई थी। उनकी फायरिंग से अब किसी बेगुनाह की जान जाने का खदशा नहीं था। दाशु, नीचे झुको, वो चिल्लाई। क्यों घबराती हो जी? कुछ और दूर तक चलो, फिर इन डॉगीज को मिलकर उड़ा देंगे। जी और दाशु है ना? बबलगम चबाते उसका इत्मीनान काबिल दीद था। फलसा चिढ़ गई। यहाँ कोई हॉलीवुड सीन नहीं चल रहा दाशु, तुम सुनते क्यों नहीं हो? वो फिर बुलंद आवाज में चिल्लाई। गाड़ी अब सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। ये पुरानी और बोसीदा टूटी फूटी इमारत पर मुश्तमिल एक फैक्ट्री एरिया था। फलसा गाड़ी संभाल नहीं पाई थी जब गाड़ी बुरी तरह पलट गई। फलसा के सर में चोट आई थी। दाशु, तुम ठीक हो ना? वो देख नहीं पा रही थी। उसकी टांग स्टेयरिंग में फंस चुकी थी। गाड़ी पलटकर सीधी हो गई, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सर से निकलने वाले खून की लकीर गर्दन तक चली गई थी। दाशु, तुम बोल क्यों नहीं रहे? वो चिल्लाई। वो इधर उधर देखा। ताकुब में आने वाली गाड़ियां बस चंद 100 मीटर्स की दूरी पर थी। फलसा ने बुरी तरह हाथ पैर चलाए, मगर फिर फलसा अपनी जगह साकित हुई थी या पत्थर की, क्योंकि अब जब वो गाड़ी के पीछे से सामने आया तो उसके मुंह में सिगरेट थी। वो कुछ घसीटता सामने ला रहा था। नीली आंखों में जैसे हैवानियत उतर आई थी। वो जो घसीट कर सामने लाया था वो एक वजनी तरीन रॉकेट लॉन्चर था, जो अब उसने अपने बाजू पर सेट किया था। ताकुब में आने वालों ने जब सामने अपनी मौत देखी तो बेवकूफ़ों और बुज़दिलों की तरह गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की। बुज़दिलों में इतनी भी अकल बाकी ना रही कि फायरिंग ही कर सके, मगर महज चंद सेकंड्स में एक कान फाड़ धमाका हुआ था। गाड़ियों के परखच्चे हवा में जर्रों की तरह इधर उधर बिखर गए थे और अब वो रॉकेट लॉन्चर्स एक जानिब उछाल कर यूं ही सिगरेट का धुआं फिजा में उड़ाता फलसा की जानिब चला आया था।
फलजा के दिमाग ने सेकंड्स में चलना शुरू किया था। नम आंखों से इधर उधर देखकर अपनी गन तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले अपने फ़ोन को पकड़कर उसने एक मैसेज भेजा था। फलजा ने देखा अब आसपास 3 से 4 गाड़ियां आकर रुकी थी और उसमें से निकलने वाले सियाह नकाबपोश ने उन्हें कवर किया था। बाकी जो बचे कुचे गुंडे थे उनसे ये नकाबपोश ही निमट रहे थे। दुश्मन दुम दबाकर भाग चुका था। अब वो मगरूर सी चाल चलता उसी की जानिब आ रहा था और सियाह नकाबपोश दूर दूर खड़े होकर उनका जैसे पहरा देने लगे थे। जब तक फलजा ने नीचे झुककर अपनी गन उठाई वो तब तक गाड़ी के करीब आकर दरवाज़ा खोल चुका था। फलजा ने गन उसके सीने पर दिल के मकाम पर रखी थी। ये जो कुछ भी था उसके लिए बेतहाशा नाकाबिले यकीन और सदमे का बास था। कौन हो तुम? जल्दी बोलो, नहीं तो मेरी गन से निकलने वाली गोली सेकंड्स में तुम्हारे दिल में सुराख कर देगी। फलजा चिल्लाई थी। तुम्हारी नज़रों के वार से उस दिल में तो पहले ही एक सुराख हो चुका है जी बेबी, खालिस लोफराना अंदाज में कहते उसने लम्हे में उसने फलजा का गन वाला हाथ थामा था और गाड़ी के अंदर उसके बहुत करीब झुककर अपने हाथ के एक ही वार से उसकी टांग आज़ाद करवाई थी। अब वो उसके चेहरे के बहुत करीब हुआ था। तुम्हारी आंखें नमी से धुंधला रही हैं जी बेबी, देखना कहीं निशाना खता ना हो जाए। साहिर ने उसकी गाल को छूना चाहा। गलतफहमी है तुम्हारी। फलजा के घुटने के एक ही वार ने उसे 2 कदम पीछे ढकेला था। फलजा तेजी से उसके ऊपर गन ताने हुए गाड़ी से बाहर निकली थी। अब तक अगर फलजा के लिए कोई मदद नहीं पहुंची थी तो इसका मतलब उसने उसके फ़ोन से बेल दी ही नहीं थी। कौन हो तुम? जल्दी बताओ। फलजा की गुर्राहट से वो गहरा मुस्कुराया। जो कोई भी हूँ मगर तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा दाशु ही रहूंगा। लबों में सिगरेट दबाकर वो उसे सुलगाता इत्मीनान से बोला था। मगर फलसा ने तैश के आलम में उस पर हमला किया था जो कि वो बआसानी रोक रहा था। बताओ कौन हो तुम और मेरा दाशाब किधर है? वो चिल्लाई। अब की बाहर सामने वाले के माथे पर बेशुमार बलाए थे। तभी फलजा की हवा में चलती कलाई पकड़कर मरोड़ी और उसकी पुश्त एक झटके से अपने सीने से लगाई थी। फलजा के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी। तुम्हारा दाशाब नहीं है हरी टिड्डी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है, यानी मैं। बाकी इस दुनिया में जिसे भी जानती हो सबको भूल जाओ। उसके कान में सरसराती सरगोशी की गई थी। फिरजा ने गुस्से से पागल होते अपनी कोहनी से उसका पहलू सेका था। तेजी से घूमकर गन उसकी जानिब करके वो उसकी टांग का निशाना लेने ही वाली थी तब जाने कहाँ से एक टूथ स्टिक जैसी लकड़ी की सुई उसकी बाजू में आकर चुभी थी। फलजा सेकंड्स में बेहोश होकर जमीन बोझ होती जब सामने वाले ने लपक कर उसे बाजू में भरा। यू बास्टर्ड, तुमसे किसने कहा था कि इस पर हमला करो? वो अपने आदमी पर चिल्लाया था जो एक तरफ से अब उसकी जानिब आया था। सर ये आप पर गोली चलाने वाली थी। नकाब के पीछे से झंझलाई आवाज आई। तो चलाने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? जी, उसे अपने आदमी की इनके दरमियान होने वाली इस इस हरकत में मदाखलत ज़रा भी इस टकरार में मदाखलत ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। तभी अब वो उस पर चिल्ला रहा था। अब उसका चेहरा हल्का सा थपथपाया। कौन सी डोज दी है तुमने? वो दांत पीस कर बोलता। अब उसे बाहों में भर चुका था। ज़्यादा हैवी नहीं है सर, 2 से 3 घंटों में होश आ जाएगा। साहिर ने सुनकर सर झटका और उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। उसे गाड़ी में नरमी से लेटाकर वो ड्राइविंग सीट संभाली और चुपचाप वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा बाकी भी है, तो मेरे साथ बने रहें। कहानी लॉन्ग है लेकिन मज़ेदार है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।